कुछ दिनों पूर्व बिलासपुर की अरपा नदी में नहाने गई 5 बच्चियों में से 3 की डूबकर मौत हो गई थी। इस घटना से पूरे क्षेत्र में शोक व्याप्त था। प्रशासन और स्थानीय लोगों की मदद से डूबी हुई बच्चियों के शवों को निकाला जा सका। मृत बच्चियों के परिवारजनों का रो रो कर बुरा हाल था। नदी के किनारे शवों को रखकर घंटों चक्का जाम भी किया गया, लेकिन प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रित करते हुए शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। शासन से मृतक परिवार को आर्थिक मदद भी दी गई, लेकिन बच्चियों के डूबने की वजह थी नदी की गहराई, जो खुदाई के कारण हुई थी। अब इस पूरे मामले में राजनीति ने अपना हस्तक्षेप प्रारंभ कर दिया। विपक्षी दल ने नदी में लापरवाहीपूर्ण और मनमाने ढंग से रेत ढुलाई का आरोप लगाते हुए पूर्व में कांग्रेस प्रत्याशी रहे राजेंद्र उर्फ डब्बू को जिम्मेदार ठहराया। अरपा नदी में रेत माफियाओं की कारगुजारियों के कारण जो अवैध रेत का उत्खनन किया जा रहा है, वो सारे कांग्रेस के लोग शामिल हैं, सत्ता पक्ष के लोग शामिल हैं। सरकार के संरक्षण में हो रहा है। जो 10-12 फीट के गड्ढे हुए, उसमें 3 बच्चियों की दर्दनाक मौत हुई। इसका जिम्मेदार कौन है और उस जिम्मेदार व्यक्ति के खिलाफ में सरकार ने अभी तक क्या क्या कार्रवाई की है? और ये सिर्फ बिलासपुर की घटना नहीं है, रेत माफियाओं को पूरे प्रदेश में चल रहा है और धड़ल्ले से चल रहा है। अपने ऊपर लगे आरोपों को निराधार बताते हुए डब्बू साहू ने इसे राजनीति से प्रेरित आरोप कहा। उनका कहना है कि न ही मैं गांव का सरपंच हूं और न ही कोई रेत घाट चलाता हूं। नदी की वह गहराई नेशनल हाईवे के ठेकेदारों द्वारा पूर्व में की गई थी, जिसके लिए खनिज विभाग ने उन्हें 12,47,660 रुपए की पेनाल्टी भी लगाई थी। आज बीजेपी के लोग खत्म आदमी के ऊपर भी राजनीति कर रहे हैं। ये गलत बात है, पूर्णतः गलत बात है। आज गांव में जाके पूछे क्या स्थिति वो उस गड्ढे की थी जो NHI के द्वारा किया गया था, ग्रामीण के द्वारा लगातार बोला जा रहा है। लेकिन आज बीजेपी के साथ साथ कुछ फुल छाप कांग्रेसी भी इसमें भिड़े हुए हैं। मैं चूँकि विधानसभा लड़ा हुआ हूँ और उनको लगता है कि इसको विधानसभा 2023 में कैसे बाहर किया जाए, ये सब षड्यंत्र हो रहा है। और ना मैं गांव का सरपंच हूं, ना मैं कोई गड्ढा कराया हूं। जैसे ग्रामीण लोग का बयान आया है, ग्रामीण लोग ले गए हैं। यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि जो वहाँ का वर्तमान सरपंच है, इनका नाम जो मृतक की दादी है उसके द्वारा घटना के दिन लिया गया, लेकिन कहीं पर इसमें प्रमुखता से बिना बीजेपी पार्टी के कोई नेता बोलने को तैयार नहीं है और न ही जो इसके पीछे राजनीति कर रहे हैं वो लोग। आज लेकिन 6 से 7 दिन हो गया, अचानक कैसे मोड़ आ गया और नंदू भाई और सुशील भाई के ऊपर कौन सा शक्ति काम करी कि इन लोग मेरे को बदनाम करने के लिए नाम लिवाया जा रहा है। घटना के बाद राजनीतिक पार्टियों के नेता मृतक परिवार से बार बार मिलते रहे और उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन भी देते रहे। मृतक के पिता नंदू पटेल ने कहा कि जो हुआ सो हुआ, अब रेत घाट बंद होना चाहिए ताकि किसी और की जान न जाए। नेता लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, आपस में सब बोल रहे हैं कि बस आप कुछ भी जरूरत पड़े तो आपको हम मदद करने के तैयार हैं, तत्पर हैं, लेकिन किसी प्रकार की मदद नहीं कर रहे हैं। अभी कोई किसी में मदद नहीं है। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि बस हमारे बच्चे ठीक रहे, अभी सभी गाँव का मोहल्ले का, बस हम यही चाह रहे हैं। रेती घाट बनवाना चाहिए बस। ठीक। बच्चियों के परिजन शासन की मदद से संतुष्ट हैं, लेकिन वे बार बार रेत घाट बंद कराने की बात कहते नजर आए ताकि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो। अभी जिसको राजनीति समझे या कुछ भी समझे, उसको हमको तो मतलब ही नहीं है। जो हो गया तो हो गया भैया। मेरे बच्चे जो जाना था तो चले गए, लेकिन अब रेत घाट नहीं चलना चाहिए। मेरा बच्चे गए तो गए, किसी दूसरे के बच्चे ना जाए इसमें। ऐसी ही एक और घटना के शिकार हुए श्यामू पटेल ने कहा कि चूंकि चुनाव का समय है, इसलिए घटना राजनीतिक रंग ले रही है, जबकि ऐसी घटनाओं पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अभी चुनाव का समय है, यह एक राजनीतिक रूप ले लिया है। क्योंकि ऐसा राजनीतिकरण यहाँ नहीं होना चाहिए। हमारी बच्ची है, हमारी बहन है, हमारी भतीजी है, तो ऐसा राजनीति नहीं होना चाहिए। इससे पूर्व 2014 में मेरा ही भतीजा इसी नदी में, जो कि उस समय बीजेपी गवर्नमेंट था, मेरे ही भतीजा खत्म हुआ था। उस टाइम इतना राजनीति नहीं हुआ था। क्यों नहीं हुआ था? क्योंकि उस टाइम चुनाव का माहौल नहीं था। बहरहाल हरेली के पावन पर्व पर किसी के घर में मातम छा जाना और एक ही परिवार की 3 बच्चियों की मौत हो जाना किसी दुखों के पहाड़ से कम नहीं। भगवान उन्हें इस दुख को सहने की शक्ति दे। खैर, जो घटना घटी उसकी जिम्मेदार वो गहराई थी,
जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी द्वारा किए जाने की बातें सामने आ रही हैं। अब देखना होगा कि शासन उस रेत घाट को बंद कराती है या फिर किसी और घटना के होने का इंतजार करती है। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के विधायक सौरभ सिंह ने राज्य में चारा घोटाले से भी बड़ा गोबर घोटाला किए जाने का आरोप लगाया। उन्होंने पत्रकार वार्ता के माध्यम से आंकड़े प्रस्तुत करते हुए 229 करोड़ के गोबर घोटाले की बात कही। विधायक सौरभ सिंह ने कहा कि गोधन न्याय योजना के तहत सरकार ने 246 करोड़ की गोबर खरीदी की, तो गोबर सरकारी संपत्ति हो गई क्योंकि इसमें सरकारी बजट का पैसा लगा। भाजपा द्वारा हिसाब लगाए जाने पर 17 करोड़ की बिक्री का तथ्य सामने आया। बाकी 229 करोड़ का हिसाब प्रदेश सरकार के पास नहीं होने का आरोप विधायक सौरभ सिंह ने लगाया। ग्राम पंचायतों को ये कहा गया कि आप गौठान समिति का अध्यक्ष बने। ग्राम पंचायतों ने अपने बीच से गौठान समिति का अध्यक्ष बना, पर बाद में राज्य सरकार ने एक आदेश दिया कि प्रभारी मंत्री गौठान समिति का अध्यक्ष बने। और प्रभारी मंत्री ने किसको बनाया गौठान समिति का अध्यक्ष? अपने ही कार्यकर्ता को, कांग्रेस पार्टी। और कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता जो गौठान समिति का अध्यक्ष बन के बैठा है, वो इतनी गौठान खरीदी कर रहा है कि मैंने आपको एक उदाहरण बताया कि एक परिवार की 3 महिलाएं और उन 3 महिलाओं ने 282 लाख गोबर बेच दी। और ऐसे अनेकों उदाहरण है, आप इंटरनेट को खोल के देख सकते हैं। गोधन न्याय योजना का बहुत सारा डाटा इंटरनेट में इनकी खरीदी का डाटा है। तो इस ढंग से अगर खरीदी हो रही है तो इस खरीदी को कैसे किया जा रहा है? और जहां जहां पर जिस मात्रा में 5 लाख 6 लाख गोबर एक एक गौठान में जो बता रहे हैं, उतना तो स्टॉक रखने की जगह नहीं, उतने तो मम्मी टाके नहीं बने जितना भी गोबर की खरीदी बता रहे हैं। तो इस ढंग से यह संगठित भ्रष्टाचार छत्तीसगढ़ में चल रहा है और उसका क्लियर कट नमूना आया कि 229 करोड़ का छत्तीसगढ़ सरकार के पास कोई हिसाब किताब नहीं। राजधानी रायपुर में आयोजित हुए IAS कॉन्क्लेव के समापन अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हुए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि शासन की योजनाओं को धरातल पर लाने में मुख्य भूमिका IAS की होती है। उनका कार्यक्षेत्र व्यापक और चुनौतीपूर्ण होता है। मुख्यमंत्री ने अपने राज्य के IAS से अपील की कि वे शासकीय योजनाओं को बेहतर क्रियान्वित करें और आम आदमी को उसका अधिक से अधिक लाभ पहुंचाएं। प्रकृति को संरक्षित रखने और पर्यावरण की सुरक्षा करने का आह्वान करते 2 विदेशी जर्मनी से साइकिल यात्रा पर निकले हैं। इनके छत्तीसगढ़ पहुंचने पर बिलासपुर में नेचर प्रेमियों ने इनका स्वागत किया। पिछले 2022 के अप्रैल माह से इन्होंने अपनी यात्रा प्रारंभ की थी। बिलासपुर जिले के मरवाही वन मंडल का इन्होंने भ्रमण किया और जैव विविधता को लेकर जानकारी एकत्रित की। यहाँ से ये विदेशी झारखंड, कलकत्ता होते हुए बांग्लादेश जाएंगे। पिछले अप्रैल 2022 से अपनी यात्रा कर रहे हैं। इसी बीच ये छत्तीसगढ़ पहुंचे, जहां श्रेयांश बुधिया जी जो द नेचर पीपल संस्था के संस्थापक और मैं अखिलेश चंद्र प्रदीप वाजपेयी जंगल मितान, हम लोगों के साथ पिछले 1 हफ्ते से ये मरवाही, अमरकंटक, केवची, अचानक मार, फिर आपका भालू मोड़ा, ये सब की यात्रा की इन्होंने और जैव विविधता पे अपना एक काम कर रहे हैं। इसके बाद ये यहाँ से झारखंड होते हुए, कलकत्ता होते हुए, सुंदरवन होते हुए बांग्लादेश की ओर जाएंगे। छत्तीसगढ़ में बदहाल कानून व्यवस्था और बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री राजेश मूणत की अगुवाई में पश्चिम विधानसभा के कार्यकर्ता और आम जनता ने रैली निकालकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। रैली की शक्ल में ये कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पहुंचे और धरना दिया। पूर्व मंत्री का आरोप है कि पिछले 5 सालों में एक भी विकास का काम नहीं हुआ तो सिर्फ भ्रष्टाचार और घोटाला। छत्तीसगढ़ राजभवन में राज्य के सभी शासकीय विश्वविद्यालयों के शैक्षणिक गतिविधि, अनुसंधान कार्य और अन्य कार्यों की समीक्षा की गई। समीक्षा बैठक की अध्यक्षता राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने की।
बैठक में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ावा देने हुए MOU, अकादमिक सत्र के पालन, परीक्षा के परिणामों को समय पर जारी करने के संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा कराए गए विशेष अनुसंधान और नवाचार की भी जानकारी ली गई। बिलासपुर जिले के बिल्हा विकासखंड में शिक्षा विभाग के कर्मचारियों द्वारा विकासखंड शिक्षा अधिकारी के कार्यों में लेट लतीफी का आरोप लगाते हुए मुलाकात की गई। इस दौरान शिक्षा कर्मचारियों ने समय पर वेतन न मिलने, एरियर्स का बिल न लगाए जाने समेत कई आरोप लगाए। अगस्त में इंक्रीमेंट लगा था 2005 वालों का, उनका अभी तक एरियर्स प्राप्त नहीं हुआ है। लगातार अधिकारी द्वारा आश्वासन दिया जाता है कि सप्लीमेंट्री बिल में बना दिया जाएगा, सप्लीमेंट्री बिल में बना दिया जाएगा। इसके बाद भी आज पर्यंत तक बिल जो है वो जमा नहीं हुआ है। दूसरी बात यह है कि ऐसे कई साथी जो मेडिकल अवकाश में गए थे, उनका भी बिल अभी तक सप्लीमेंट्री बिल के रूप में अभी तक जमा नहीं हुआ है और उनको आर्थिक समस्या हो रही है। तीसरी बात यह है कि कभी भी वेतन जो है नियत तिथि पे नहीं मिलता है, जबकि वेतन का नियम है कि मंथ के वर्किंग डे अंतिम दिवस में मिल जाना चाहिए, किंतु विगत 12-13 महीने से समय पे वेतन नहीं मिलता है। कर्मचारियों ने यह भी कहा कि कार्यालय में समय पर कोई बाबू नहीं आता और ठीक से जवाब भी नहीं देते। बहुत सारे काम जो है मतलब समय पर नहीं हो पाते हैं। आज की बात है, मैं एक काम से को लेकर के 12:30 बजे आया, उस समय कोई यहाँ पर कोई मुझे कर्मचारी अधिकारी कोई नहीं मिला। मतलब पूरा मतलब कार्यालय खाली था। मतलब अगर कोई व्यक्ति आ रहा है, मान लीजिए हम 12 बजे हमारी छुट्टी हो जा रही है, जो सोहेपाली के स्कूलों हैं, अगर वो आ रहे हैं यहाँ पे स्कूल में काम कराने, तो उनको यहाँ मतलब कार्यालय में तो कोई भी नहीं मिलता है। एक यहाँ पर समस्या आ रही, यहाँ सारी चीज़ें अस्त व्यस्त हैं। कभी भी समय पर वेतन नहीं जमा होता है। वेतन जो है 5 तारीख से लेकर के 10 तारीख के बीच में वेतन आ रहे हैं। मतलब ये लगभग दिसंबर के बाद से चल रहा है, लगभग 7-8 महीने से लगभग ऐसा ही हो रहा है। वेतन हम लोग कभी समय पर नहीं आ रहा। और कई लोगों का ऐसा है कि उनका जो चाहे वो EMI कट रही हैं या बैंक का लोन चल रहा है, और बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं जो उनका समय पर वेतन ना मिलने के कारण उनको बहुत तकलीफ हो रही है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जा रहा है, छत्तीसगढ़ में विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ आक्रामक होती नजर आ रही है। मंगलवार को पूर्व कृषि मंत्री चंद्रशेखर साहू और प्रवक्ता संदीप शर्मा ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर किसान विरोधी होने का आरोप लगाया। प्रवक्ता संदीप शर्मा ने कहा कि राज्यांश की कुछ राशि देने से बचने के लिए मुख्यमंत्री प्रदेश के किसानों का बेड़ा गर्क कर रहे हैं और केंद्र सरकार की योजनाओं से किसानों को वंचित कर दिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की अधिसूचना अभी तक जारी न करने का आरोप राज्य सरकार पर लगाया। तो जो 14 लाख मकान आया था गांव में, वो इन्हीं छोटे किसानों का मकान है, जिनके पास 50 डिसमिल जमीन है, 60 डिसमिल जमीन है, 1 एकड़ जमीन है, 1.25 एकड़ जमीन है। ऐसे किसानों के लिए मकान आया था और जिनको इस मकान के लाभ के रूप में लगभग 2 लाख रुपया मिलना था। लेकिन भूपेश बघेल ने प्रति एकड़ 9,000 रुपया, आधा एकड़ में 4,000 रुपया या 1.5 एकड़ में 13,000 रुपया दे करके किसानों के ऊपर एहसान जताने का जो एक ढिंढोरा पीटा, उसके चलते उन्होंने किसानों को या गरीब किसानों को जो बड़ा लाभ मिलना था प्रधानमंत्री आवास का, उससे वंचित करने का काम। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा की अधिसूचना आज 25 तारीख हो गई, इसकी जारी नहीं की है और इसके कारण जो किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा में अपनी फसलों का बीमा कराना चाहते हैं वो इससे वंचित हैं। और इसका कारण सिर्फ ये है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा में जो प्रीमियम की राशि है उसमें जो राज्यांश देना पड़ेगा, और वो राज्यांश जो है बहुत मामूली है, उस राज्यांश को देने से बचने के लिए भूपेश सरकार ने छत्तीसगढ़ के किसानों का बेड़ा गर्क करने का काम किया है, आज तारीख तक इसको लागू नहीं करके। और दूसरी बात, जो अभी पिछली बार हमारा फसल में नुकसान हुआ, रबी फसल में जितने ओलावृष्टि के कारण, उसका भी इन्होंने अभी तक जो है फसल कटाई प्रयोग के जो आंकड़े हैं उसको भी इन्होंने अभी तक से सार्वजनिक पटल पर इन्होंने नहीं रखा है राजस्व विभाग ने। इसके कारण आज तक जिन किसानों को चना का नुकसान हुआ है, उन्हारी के और फसलों का जो नुकसान हुआ है, खास करके पूरे हमारा उन्हारी बेल्ट जो है, चाहे बेमेतरा, कवर्धा से लेकर के उधर राजनांदगांव इलाका है, साजा वगैरह, बेरला, ये पूरे इलाके के किसानों का एक बड़ा नुकसान हुआ है। उस नुकसान की भरपाई भी सरकार की लापरवाही से नहीं हो पा रही है, क्योंकि उसमें भी राज्यांश के रूप में कहीं ना कहीं कोई हिस्सा इस सरकार को देना पड़ेगा। तो इस सरकार को जब भी किसानों को जो देना है उसको देने की बारी आती है तो बचने की कोशिश करते हैं।